को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उससे आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन इधर जो मैं बता दूं, चाहे आपसे जो है पीएचसी के बारे में पूछेगा, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पूछेगा या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछेगा। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, चाहे केयर हो चाहे सेंटर हो। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आप जो है एक चीज़ को पकड़ लेते हैं माइंड में, लॉजिक को पकड़ लेते हैं तो चीज़ों को आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत, भूमिका, कार्य, होता क्या है, इसका चरण क्या है। ठीक है, ये सब पूछता है। और एक क्वेश्चन बनता है हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ केयर के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको जो है प्रभावी देखभाल कैसे बनाया जाएगा, इसका विशेषता क्या है, ये आपसे पूछेगा 10 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन ये 10 नंबर में पूछ सकता है कि हेल्थ केयर के बारे में। यहाँ पे कुछ नहीं है, न यहाँ पे प्राइमरी है, नहीं यहाँ पे कम्युनिटी है, नहीं यहाँ पे आपका जो है कुछ है। ठीक है ना, सीधा यहाँ पे हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में पूछ रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है और इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता पूछ रहा है। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारे सामने आज काउंसलिंग के ऊपर। किसके ऊपर है? काउंसलिंग के ऊपर है। काउंसलिंग क्या होता है, प्रकार क्या है, विशेषता क्या है, नर्स के लिए जो है एक परामर्शदाता के रूप में नर्स का क्या भूमिका होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये है हेल्थ केयर का मतलब से लिखा हुआ है। देखिए, विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों, चोटों एवं अपंगताओं का निदान, उपचार एवं रोकथाम ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाती है। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल का मतलब होता है कि इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा कि कोई भी स्वास्थ्य देखभाल हो उसमें 3 चीज़ें उद्देश्य मेन रूप से होता है। ट्रीटमेंट या थेरेपेटिक उपचारात्मक, ठीक है, निरोधात्मक मतलब प्रिवेंशन प्रिवेंटिव जिसको रोकथाम बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका डायग्नोसिस होता है, यानी निदान, उपचार और रोकथाम, यही जो है आपका स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। इसके अंदर ही ये तीनों चीज़ों को किया जाता है। समझ गए? तो क्या समझे कि विभिन्न शारीरिक मतलब शरीर में विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें होता है, बीमारी है उसका, साथ में मानसिक बीमारी या चोटों एवं अपंगता मतलब कोई चोट लगा है, कोई अपंगता डिजेबिलिटी हुआ है, तो इन सब का जो है निदान, उपचार और रोकथाम ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। क्या समझे? या सीधा लिखिएगा, किसी भी बीमारी, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो या कोई चोट या अपंगता को निदान, उपचार और रोकथाम करना ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। इसी सबको ना देखभाल किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसी में है, हमें इसीलिए बताए हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लगे तो उसको जो है कहाँ फुल स्टॉप पर अलग लाइन बना दीजिए। तो देखिए, ये सब एक ही में लिखा था, हम इसको जो है ये फुल स्टॉप तक यहाँ से लेकर यहाँ फुल स्टॉप तक हम एक मानकर इसको इतना कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। यहाँ तक हम पढ़ लिए, जान लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग देखिए, अब फिर फुल स्टॉप के आगे से यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए यहाँ फुल स्टॉप है, तो इतना तक जो है हम पढ़ेंगे, याद करेंगे अब। ठीक है, चलिए देखिए, स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों के रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय किए जाते हैं। मतलब क्या समझे कि स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत जो है प्राइमरी के हेल्थ केयर के अंतर्गत जितने भी विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक बीमारी है, सबका रोकथाम करने के लिए जितने भी उपाय हैं वो किए जाता है। ठीक है, और बीमारियों के हो जाने पर इनका अतिशीघ्र निदान कर मरीज का उचित उपचार किया जाता है। और कोई भी बीमारी पहले तो रोकथाम करते हैं। रोकथाम जो है ऐसा नहीं है कि बीमारी हो जाएगा तो ही रोकथाम करेगा। रोकथाम जो होता है वो बीमारी होने से पहले भी जो है उस रोग से कैसे बचा जाना है, तो रोकथाम पहले भी होता है। समझ गए? तो ये चीज़ होता है। लेकिन अगर किसी को बीमारी हो जाता है तो उसको जो है अतिशीघ्र निदान करके मरीज को उचित जो है उपचार भी यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों का जीवन को उन्नत एवं खुशहाल बनाया जा सके। देखिए, हेल्थ केयर का सीधा सीधा मतलब है कि विभिन्न शारीरिक, मानसिक, ठीक है, बीमारियों का, ठीक है, निदान करके उपचार करना या उसका रोकथाम करना, शीघ्र और अतिशीघ्र मतलब जल्द से जल्द लोगों के बेहतर स्वास्थ्य में लाना, उन्हें जीवन में उन्नति और खुशहाल करने में सहायता करना, मदद करना ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। समझ गए? जिसमें व्यक्ति का जो है क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बीमारियों, चाहे वो चोट से हो, अपंगता से हो या कोई शारीरिक या कोई मानसिक बीमारी हो, उनको जो है निदान करना, उपचार करना, रोकथाम करना ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति में जो है विभिन्न प्रकार के जो बीमारियां मानसिक और शारीरिक पाया जाता है उसको रोकथाम भी विभिन्न उपायों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, साथ ही जो बीमारी हो चुका है उसको शीघ्र और अतिशीघ्र जो है मरीजों का उचित उपचार किया जाता है और लोगों को जीवन को खुशहाल और उन्नत और खुशहाल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, पूरा डिटेल देख लिए कि क्या होता है स्वास्थ्य देखभाल, क्या इसके अंदर किया जाता है। समझ गए? चलिए
अब हमसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है, उद्देश्य पूछा है कि स्वास्थ्य देखभाल का क्या उद्देश्य है। तो आप लोग सीधा सीधा लॉजिक लगाइए, दिमाग सोचिए कि कोई भी व्यक्ति को जो है स्वास्थ्य देखभाल क्यों जरूरी पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल आखिर है क्या? तो लोगों को खुशहाल करने के लिए, जीवन दशा बदलने के लिए, बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है ना। मानसिक अगर प्रॉब्लम में है तो मानसिक बीमारियों को दूर भगाने के लिए, शारीरिक प्रॉब्लम है तो शारीरिक उन्नति देने के लिए, ठीक है ना, जीवन में नए प्रयत्न कर सके इसके लिए, बेहतर स्वास्थ्य दिलाने के लिए। यही सब तो जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स है। बाकी चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्य निम्न है। देखिए, स्वास्थ्य जो होता है व्यक्ति पर्सनली भी दिया जाता है, परिवार में भी दिया जाता है और समुदाय के लोगों को भी जो है स्वास्थ्य दिया जाता है, क्योंकि समुदाय और परिवार में ही ना व्यक्ति होता है। चीज़ को समझिए। तो ये देखभाल का क्या उद्देश्य होता है, चलिए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अब स्वास्थ्य को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, ये यहाँ पे आपको 5 पॉइंट लिखा है। अब इस 5 पॉइंट में जो है एक एक दो लाइन आपको लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। इस 5 पॉइंट में जो है आपको कुछ एक एक दो लाइन जितना समझ में आएगा लिखिएगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ये सबसे पहले ये सब जो है 5 पॉइंट याद होना चाहिए। 5 पॉइंट अगर नहीं याद है तो आप चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रथम आपका काम है कि यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य पूछ रहा है, तो ये 5 पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर इतना भी लिख कर छोड़ देंगे फिर भी आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें एक दो लाइन सब में आप जोड़ते जाएंगे तो 5 पॉइंट है, दो लाइन लिखेंगे तो 10 पॉइंट होगा। मतलब एक पेज आपका ऐसे ही चला जाएगा। मतलब पेज भी फुल होता है, जो कि होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए क्या है यहाँ पे, कहता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य देखभाल क्यों है? तो स्वास्थ्य देखभाल इसीलिए है कि भाई हमारा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य उसका खुशहाल हो, उन्नत हो, जीवन अच्छा से जी सके, इसीलिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। समझ गए? बीमारियों की रोकथाम। स्वास्थ्य देखभाल क्यों किया जाता है? तो स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य यही होता है कि जो स्वास्थ्य देखभाल किसी को दिया जाए तो उससे जो है जो भी बीमारी हो वो उससे क्या हो, उसका रोकथाम किया जा सके, ठीक है। बीमारियों का समय पर निदान। अब जो है स्वास्थ्य देखभाल इसलिए ही होता है कि किसी को अगर बीमारी हो चुका है तो जो है क्या करे, उसको सही समय पर उपचार मिले, उसका निदान हो। तो ये जो है आपका बीमारियों का सही समय पर निदान, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट याद रखिएगा कि स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना का मतलब होता है, समझ गए, रिहेबिलिटेशन ऑफ हेल्थ। इसका मतलब होता है कि फिर से एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आना, एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाना, फिर से पुनः एक अच्छे स्वास्थ्य का स्थापना करना, यही जो है स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना होता है। समझ गए? 5वां पॉइंट है आवश्यकता अनुसार मरीजों का पुनर्वास। अब जिसको जो है जैसा रिहेबिलिटेशन का ज़रूरत होगा मरीजों का पुनर्वास का, उसको जो है मरीजों का पुनर्वास करना, ठीक है। मतलब फिर से उसको जो है एक नए ज़िंदगी की तरफ जो है लौटाना, यही जो है आपका होता है आवश्यकता अनुसार मरीजों का जो है पुनर्वास करना, मतलब अलग वास करना ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 पॉइंट होता है। 5 पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारियों का रोकथाम करना, बीमारियों का जो है समय पर निदान देना, स्वास्थ्य का पुनर्स्थापना करना और आवश्यकता अनुसार मरीजों का पुनर्वास करना। तो ये जो है 5 पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो 5 पॉइंट इतना आसान है कि 2 लाइन 3 लाइन आराम से सब में लिख सकते हैं। मेनली क्या है कि ये स्वास्थ्य देखभाल के ये उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ केयर, ये 5 याद रखें। अगर इतना भी लिख कर आप छोड़ देंगे फिर भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि कॉपी मेरा फुल हो तो उसके लिए सब में 2 3 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। समझ गए? और लिखना क्या है आप लोग तो इस पॉइंट से ही बना लेंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रभावी स्वास्थ्य की विशेषता, मतलब इफेक्टिव जो है हेल्थ केयर का क्या विशेषता होता है, मतलब जो प्रभावी मतलब अच्छे स्वास्थ्य देखभाल का क्या विशेषता होता है, देख लीजिए। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की प्रमुख विशेषता है, इफेक्टिव हेल्थ केयर का क्या क्या विशेषता है देख लीजिए। तो देखिए जब एक इफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्या क्या उसका जो है विशेषता है कि ये सब होना चाहिए। तो इसमें भी देखिए पॉइंट आ गया। यहाँ भी हेल्थ केयर का जो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ भी पॉइंट है। यहाँ पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी। पहले देखिए पॉइंट ही पहला है अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, ठीक है। दूसरा है पर्याप्तता, एडिक्वेंसी, समझ गए। तीसरा है व्यापकता, कॉम्प्रहेंसिव, समझ गए। नेक्स्ट है आपका उसके बाद चौथा देखिएगा सस्ती, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और 5वां है साध्यता, फिजिबिलिटी, समझ गए। तो ये कुल 6 पॉइंट है। और 7वां है संगत, एप्रोप्रिएटनेस, समझ गए। संगत सबके साथ जो है संगत सबके लिए तकनीकों का समावेश होना, यही संगत होता है।
कुल 6 पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अवेलेबिलिटी याद रखना है, मतलब उपलब्धता, व्यापकता, ठीक है, संगत, फिजिबिलिटी, साध्यता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद सस्ती याद रखना है, उसके बाद याद रखना है आपको व्यापकता, उसके बाद याद रखना है पर्याप्तता। समझ गए, ये कुल जो है 5 पॉइंटें 6 पॉइंटें हैं, इसको आपको याद रखना है और याद रखते हुए इसके अंदर जो है आपको चीज़ों को लिखना है। और क्या लिखना है, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में। जैसे देख लीजिए, पहला हम बता देते हैं उपलब्धता। समझ गए, तो उपलब्धता कैसे जो है एक विशेषता है स्वास्थ्य देखभाल का, देख लीजिए। स्वास्थ्य देखभाल लोगों को आसानी से उपलब्ध तथा पहुंच में होनी चाहिए। उसका क्रियान्वयन इस तरह किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सके, ठीक है। देखिए जो उपलब्धता का मतलब है कि जो स्वास्थ्य देखभाल, जो हेल्थ केयर हो, सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, सभी समुदाय को जो है उपलब्ध होना चाहिए। ये उपलब्ध बिल्कुल आसानी से होना चाहिए ताकि लोग जो है यहाँ तक आसानी से पहुँच सके और जो है इसका लाभ ले सके और जो है इसका जो क्रियान्वयन हो वो बेहतर हो ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। मतलब सीधा समझिए, उपलब्धता का मतलब है कि जो स्वास्थ्य देखभाल है ये सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो और ऐसे उपलब्ध हो कि सब लोग यहाँ पहुँच कर और इसका लाभ जो है ले सके, लाभ उठा सके, ठीक है ना। इसीलिए यह उपलब्धता इसका विशेषता है। समझ गए। नेक्स्ट है पर्याप्तता, एडिक्वेंसी। पर्याप्तता का मतलब है कि व्यक्ति, परिवार, समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकता अनुसार अर्थात लोगों की ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरणार्थ जनसंख्या के अनुसार अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सक तथा नर्सों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरा है, देखिए स्वास्थ्य, इसका विशेषता जो है स्वास्थ्य देखभाल का पर्याप्तता इसलिए होता है कि जो अब जैसे हमारे देश में इतना बड़ा जनसंख्या है तो इस सभी जनसंख्या में समझिए अगर 10 हॉस्पिटल रहा तो काम चलता नहीं चलता, मारामारी होता, सभी पर्याप्त होता ही नहीं जनसंख्या के हिसाब से। तो पर्याप्तता का मतलब है कि जो परिवार, व्यक्ति या जो समुदाय को प्रदान किया जाने वाला जो स्वास्थ्य देखभाल है ये आवश्यकता अनुसार लोगों को ज़रूरत के अनुसार होनी चाहिए। अर्थात कहा जाए तो जितना जनसंख्या हो, जनसंख्या के हिसाब से जो है अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, चिकित्सक, डॉक्टर हो और उसी हिसाब से जो है नर्स का भी संख्या हो, मतलब पर्याप्तता होना चाहिए, एडिक्वेंसी होना चाहिए। समझ गए, तो ये जो है दूसरा पर्याप्तता हो गया, ठीक है। तीसरा देखिएगा व्यापकता। व्यापकता का मतलब है कि कॉम्प्रहेंसिवनेस। समझ गए, व्यक्ति, परिवार, समाज को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में व्यापकता होनी चाहिए, अर्थात इसमें सभी प्रकार की देखभाल का समावेश होनी चाहिए, ठीक है। देखिए व्यापकता का मतलब है कि जो है कॉम्प्रहेंसिवनेस। समझ गए, व्यापकता का मतलब है कि जो भी व्यक्ति हो या परिवार हो या समाज हो, किसी को अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा रहा हो, स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड किया जा रहा हो तो जो है यह व्यापक होनी चाहिए। अर्थात इसमें जो जो चीज़ें का होना चाहिए ज़रूरी वो सब चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में काम निकाल ले, एक ही हॉस्पिटल में जो है सब चीज़ का इलाज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्पेशलिस्ट कोई बीमारी हो उसके लिए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो, ठीक है। कोई स्पेशलिस्ट, ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्टर सब बीमारी को देख ले, तो इसके लिए जो है अलग अलग डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही मशीन में सभी चीज़ का टेस्ट कर लिया जाए, तो इसके लिए अलग अलग मशीन, अलग अलग सभी चीज़ का जांच होना चाहिए। तो ये व्यापकता होना जरूरी है, मतलब हर एक चीज़ के लिए सब चीज़ों का जो है समावेश होना जरूरी है, यानी यही व्यापकता है। समझ गए, तो तीसरा पॉइंट समझ गए। अब इस व्यापकता कैसी होनी चाहिए तो देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट भी दिया है। व्यापकता में है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली देखभाल, मतलब जो स्वास्थ्य को अच्छे प्रोमोटिव हो वो होना चाहिए। बीमारियों की रोकथाम करने वाली देखभाल होना चाहिए, ठीक है। और रोगों को निवारण करने वाली देखभाल होनी चाहिए, मतलब जो स्वास्थ्य देखभाल किसी को देंगे वो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हो, वो बीमारियों को रोकथाम करने वाला हो, वो रोगों का निवारण करने वाला हो, ठीक है। साथ में देखिएगा यहाँ पे कि पुनर्वास संबंधित देखभाल हो, रिहेबिलिटेशन केयर हो। समझ गए, तो ये सब जो है होना चाहिए, एक व्यापकता ये सब होनी चाहिए। एक देखभाल के अंतर्गत जो है सब चीज़ होना चाहिए, रोकथाम भी हो, बढ़ावा दे भी स्वास्थ्य को और पुनर्वास भी करे, ये सब चीज़ जो है होना जरूरी होता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा चौथा सस्ती। जो स्वास्थ्य देखभाल हो वो सस्ती हो ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके, सब लोग गरीब से गरीब भी इसका जो है खर्च को जो है सहन कर सके। समझ गए, इसलिए सस्ती होना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा पांचवा है साध्यता, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है कि स्वास्थ्य देखभाल नियोजन एवं क्रियान्वयन उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध संसाधनों जैसे मानव शक्ति, धन, सामग्री, समय तथा आवश्यकता अनुसार नियोजित एवं क्रियान्वित की जाती है
तो ये अधिक प्रभावी साबित होगी। फिजिबिलिटी की मतलब है कि इसमें साध्यता होना चाहिए, जो भी संसाधन है उसको समय समय पर जो है इसको क्रियान्वय करके जो है इसको प्रभावी बनाया जा सकता है और लोगों के बीच में इसको आसानी से रखा जा सकता है, समझ गए। और इसमें जो है जितना आवश्यकता हो आवश्यकता के अनुसार जो है इसमें बढ़ाया जाए, तो यही जो है फिजिबिलिटी होता है। अब जैसे मान गए अब जो है पहले 10 स्टाफ का ज़रूरत था, अब 20 स्टाफ का ज़रूरत है, तो अब 20 स्टाफ रखेंगे तो अच्छे से काम हो पाएगा क्रियान्वय। तो ये फिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। चाहे पैसा कहीं बात है, तो अगर पैसा आज 10 रुपया हेल्थ में लग रहा है तो कल अगर 15 रुपया हेल्थ का ज़रूरत है तो सरकार को 15 रुपया भी देना चाहिए, जिससे लोगों को आसानी से जो है साध्य हो सब चीज़ क्रियान्वय को चालू करने में, ठीक है ना। तो ये हो गया 5वां साध्यता। ओके, चलिए 6ठा है संगत। संगत का मतलब है कि स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति परिवार तथा समाज की ज़रूरत के अनुसार होनी ही चाहिए तथा इसमें आधुनिक तकनीकों का भी समावेश होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य देखभाल अच्छा लाभ मिल सके। संगत का मतलब है कि स्वास्थ्य देखभाल तो सबके ज़रूरत के अनुसार होना ही चाहिए तथा इसमें जो भी मॉडर्न टेक्निक है इसका जो है एंट्री होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है प्रभावी जो है संगत जो है स्वास्थ्य देखभाल है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। तो ये जो है 6 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट आप दिमाग में रखिए कौन कौन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आपके सामने था क्या चीज़, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, ठीक है। दूसरा था आपका व्यापकता। तीसरा था क्या चीज़, साध्यता, ठीक है, फिजिबिलिटी। चौथा था आपका जो है सस्ती। पांचवा आपका जो था वो क्या था, पांचवा आपका है संगत है, और पांचवा हो गया सस्ती हो गया, और एक आपका था क्या चीज़, व्यापकता, और एक है पर्याप्तता। समझ गए। 6 पॉइंट याद रखिएगा। 6 पॉइंट याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को लिख लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ हो उसके अंदर पॉइंट दिया हो और पॉइंट के अंदर मैटर हो तो पहले पॉइंट को ध्यान में रखें, उसके बाद जो है आप मैटर को ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हेल्थ केयर का जो कैरेक्टरिस्ट है मतलब विशेषता है स्वास्थ्य देखभाल का, तो ये 6 याद रखिएगा पॉइंट। इसके अंदर चीज़ों को आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं परामर्श के बारे में, ठीक है। परामर्श को परिभाषित कीजिए, काउंसलिंग को लिखिए डिफाइन, और राइट डाउन द टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग काउंसलिंग के और काउंसलिंग के प्रकार को। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अगर सीधा आपसे काउंसलिंग पूछेगा कि काउंसलिंग के बारे में बताइए, तो काउंसलिंग का ये मतलब लिख देंगे और काउंसलिंग का प्रकार लिख देंगे और 2-4 लाइन काउंसलिंग का विशेषता लिख देंगे, तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग का क्या प्रकार है, और काउंसलिंग नर्स के लिए जो है एक परामर्शदाता के रूप में नर्स का क्या भूमिका है बताइए। 3 क्वेश्चन तो आप जो है 15-10 नंबर में पूछेगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। देखिए काउंसलिंग का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे जो भी उसका प्रॉब्लम है, जो भी उसका डिफ़िकल्ट है, जो भी उसका कठिनाइयाँ हैं, उसको दूर करने के लिए दी जाने वाली हेल्प, सहायता, सलाह, मार्गदर्शन परामर्श कहलाता है। परामर्श क्या होता है आप लोग जानते हैं। किसी को परामर्श देना मतलब परामर्श कब देते हैं, चाहे कोई परामर्श कब लेता है, जब वो समस्या में फंसा रहता है या जब उसके अंदर कठिनाई कोई रहता है तभी वो किसी से जो है परामर्श लेता है, समझ गए, यानी काउंसलिंग लेता है। वरना किसी को अगर कोई प्रॉब्लम कोई कठिनाई नहीं रहता है तो जो है किसी से कोई काउंसलिंग नहीं कर लेता है, नहीं वो परामर्श लेता है, नहीं एडवाइज लेता है, समझ गए। तो यही जो है काउंसलिंग क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्या एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह या मार्गदर्शन ही परामर्श कहलाती है, समझ गए। चलिए परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता कहते हैं। अब जो परामर्श देता है वो क्या होता है, वो जो है परामर्शदाता होता है, काउंसलर होता है। तो एज ए नर्स आप भी जो है एक किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय में, अपने समाज में जहाँ आप वर्क कर रहे हैं एज ए नर्स, तो आप कोई भी व्यक्ति आता है आपसे दिखाने और वो मेंटली थोड़ा सा परेशान है या उसको कोई समस्या है, वो समस्या बताए, तो पहले उसका जो है नर्स क्या करती है, काउंसलिंग करती है, उसको जो है कठिनाइयों को, समस्याओं को जानती है और उससे रिलेटेड क्या सावधानियां हैं, कैसे दूर किया जा सकता है। नर्स उसको एज ए काउंसलर, एज ए परामर्श के रूप में, एज ए परामर्शदाता के रूप में वो अपने जो भी सामने है क्लाइंट उसको वो परामर्श करती है, समझ गए। तो नर्स एक परामर्शदाता के रूप में रोल निभाती है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाकी देख लीजिए यहाँ पे जो है एक नर्स है जो कि परामर्श के रूप में, परामर्शदाता के रूप में होगी। सामने कोई व्यक्ति होगा जो अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई लेकर आता है और इसको जो है कठिनाई को नर्स जो है एज ए काउंसलर दूर करने का प्रयास करती है, सहायता करके, सलाह देकर, मार्गदर्शन करके, और यही जो है आपका क्या होता है, परामर्श कहलाता है, समझ गए। चलिए परामर्श जो होता है, परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता, काउंसलर कहलाता है। यह एक आयोजित विशिष्ट सेवा एवं एक सहयोगी
सहयोगी प्रक्रिया है। ये जो होता है यह एक प्रक्रिया होता है जो आयोजित किया जाता है और जो एक सहयोगी हेल्पफुल होता है प्रोसेस, समझ गए, जिसमें किसी व्यक्ति को जो है मदद पहुंचाया जाता है सलाह के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा या सहायता करके, समझ गए। तो ये जो है होता है। नेक्स्ट है, इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार एवं प्रक्षेपण के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है। ठीक है, अब जो भी काउंसलर होता है वो क्या करता है, इंटरव्यू के माध्यम से या प्रेक्षण के माध्यम से जो भी इसका जो सेवार्थी होता है उसके निकट जाते हैं, समझ गए। तो ये जो है आपका काउंसलिंग हो गया, समझ गए। अब देखिए काउंसलिंग को जो है हैरीमन के अनुसार क्या कहा गया काउंसलिंग को। ठीक है, परामर्श जो है मनोपचारात्मक संबंध है। ठीक है, परामर्श मनोपचार मतलब मन का एक उपचारात्मक संबंध है। ठीक है, जिसमें एक प्रार्थी एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करता है। जिसमें जो एक प्रार्थी होता है मतलब जो एक सामने वाला व्यक्ति होगा वो काउंसलर सलाहकार से डायरेक्ट रूप से सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर और व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करने का तरीका प्राप्त करता है। ठीक है, हैरीमन के अनुसार ये कहा गया कि परामर्श एक मनोउपचारात्मक संबंध है जिसमें एक प्रार्थी जो होता है, जो एक व्यक्ति होगा, वो सलाहकार से प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करता है। ठीक है, या नकारात्मक भावनाओं को कम कर मतलब निगेटिव चीज़ों को कम करने का अवसर और व्यक्तित्व को सकारात्मक पॉजिटिव, ठीक है, वृद्धि के लिए मार्ग को प्रशस्त करने का एक तरीका प्राप्त करता है। मतलब जो भी एक व्यक्ति होगा वो काउंसलर से क्या करेगा, वो निगेटिव चीज़ों को जो है भावनाओं को कम करने का मतलब वो तरीका प्राप्त करेगा कि निगेटिव भावनाओं को हम कैसे दूर करें, अपने जीवन को कैसे जो है एक सकारात्मक पॉजिटिव वृद्धि लाए, इसके लिए कैसे मार्ग को आगे बढ़ाएं, यही प्राप्त करता है काउंसलर से, ये हैरीमन ने कहा था, समझ गए। चलिए, और काउंसलिंग में भी बेसिकली यही होता है कि किसी को माइंड पर कोई निगेटिव प्रेशर पड़ रहा है या कोई भी चीज़ें हैं तो उसको जो है सकारात्मक में बदलने का काम काउंसलर के द्वारा किया जाता है, समझ गए। चलिए, अब देखिए परामर्श के क्या प्रकार होता है, प्रकार देख लीजिए कि परामर्श का जो है क्या प्रकार होता है। ठीक है, देख लीजिए, एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग होता है, समझ गए, एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, देख लीजिए डायरेक्ट काउंसलिंग क्या होता है। इस प्रकार की काउंसलिंग में काउंसलर के द्वारा व्यक्ति की समस्या का पता लगाया जाता है तथा समस्या को दूर करने के लिए व्यक्ति की भी मदद लेता है। ठीक है, इसके लिए वह विशेष तकनीक अपनाता है तथा अनेक विकल्प भी रखता है। व्यक्ति द्वारा उदासीन रवैया अपनाने पर वह सही जानकारी नहीं देने पर काउंसलर समस्या के समाधान हेतु सही दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है आपका डायरेक्ट काउंसलिंग और दूसरा होता है क्या चीज़, दूसरा यहाँ पे देखिएगा नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग। ठीक है, नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग में क्या होता है कि नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग में काउंसलिंग प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को काउंसलर के समक्ष रखता है तथा समाधान के विकल्प ढूंढने में भी काउंसलर की है मदद करता है, समझ गए। इस प्रक्रिया में काउंसलर जो है व्यक्ति को उचित विकल्प ढूंढने में मदद करता है। ठीक है, जैसे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे सामने दो चार चीज़ें आ गया, ठीक है, दो चार ऑप्शन आ गया, उसमें से हम जो है चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमको इसमें से क्या चुनना चाहिए, हमें इसमें से क्या काम करना चाहिए। तो ऐसे में जो काउंसलर के पास कोई जाता है ऐसे समस्या लेकर, तो जो है काउंसलर के सामने जो व्यक्ति होता है अपना ऑप्शन रखता है, अपना विकल्प रखता है। ठीक है, और उस विकल्पों में से जो काउंसलर होते हैं वो सही विकल्प को बताते हैं कि हाँ आप ये विकल्प चुनिए, आपके लिए ये बेटर है। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग हो जाता है, समझ गए। और एक आपका क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग जिसमें जो काउंसलर होते हैं वो जो है व्यक्ति की समस्याओं का पता लगाते हैं और समस्या दूर करने के लिए व्यक्ति का भी मदद लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पता लगा के और व्यक्ति से भी जो है मदद लेते हैं जो है समस्या को दूर करने में। ठीक है, और इसके लिए विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं, अन्य विकल्प का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, और इसमें से जो भी उदासीन व्यक्ति होते हैं वो अपनी सही जानकारी नहीं देने पर काउंसलर जो है समस्या के समाधान हेतु सही दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट काउंसलिंग होता है। इनडायरेक्ट में जैसे कोई आया अपना 4-5 सवाल लेके, उसको पता नहीं चला है कि हमको इसमें से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसके लिए जो काउंसलर होते हैं वो काउंसलर के सामने कोई व्यक्ति अपना ऑप्शन विकल्प रखता है, उस विकल्प में से कोई एक विकल्प जो है काउंसलर उसको बताते हैं कि हाँ एक कीजिए, और फिर जो है वो व्यक्ति जो है क्या होता है उचित विकल्प को चुनकर काउंसलर उसे बता देते हैं और ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो जाता है। ठीक है, और जो
डायरेक्टिव काउंसिल होगा, उसमें जो भी समस्या से पीड़ित जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा कि जो काउंसलर होगा उसका समस्या जानेगा, जो भी व्यक्ति को काउंसलिंग करना है उसका समस्या जानेंगे और उस समस्या को हल करने में व्यक्ति का भी मदद लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट काउंसलिंग होता है। इसमें व्यक्ति के सामने जो है विभिन्न प्रकार की समस्या हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में जो काउंसलर होते हैं वो जो है क्या करते हैं, ऑप्शन रखने को मौका देते हैं। ठीक है, और साथ में जो है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए विशेष दिशा निर्देश देते हैं कि आपको इन सभी चीज़ों को छोड़कर, मतलब सीधा समझिए फेस टू फेस जो काउंसलिंग होगा जिसमें व्यक्ति को सारे चीज़ों को जानकर और अपना उससे भी मदद लिया जाएगा समस्या को दूर करने में और अपना भी लॉजिक लगा के दूर करेंगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नॉन डायरेक्ट में ऑप्शन रखा जाएगा, उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो बेस्ट होगा वो बताया जाएगा सामने वाले को, तो ये हो जाएगा नॉन डायरेक्टिव। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे एक आता है इलेक्टिव काउंसिल। ठीक है, देख लीजिए इलेक्टिव काउंसिल। इलेक्टिव काउंसिल का मतलब है कि काउंसिल दोनों डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसिल का मिश्रित रूप है, अर्थात काउंसलर को यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम है, तब काउंसलर उससे सही विकल्प में मदद करता है, तो यह नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए इलेक्टिव काउंसिल का मतलब है कि इसमें डायरेक्टिव काउंसिल और नॉन डायरेक्टिव दोनों काउंसिल होता है, दोनों काउंसिल का मिश्रण होता है, अर्थात जो काउंसलर होते हैं उनको ये पता होता है कि जो व्यक्ति है वो अपना समस्या खुद से जो है क्या करता है, समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। इसके लिए जो है उसको थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो जो है अपना सक्षम है कि वो अपना समस्या का समाधान ढूंढ लेगा। तो इसके लिए जो है जो काउंसलर होते हैं एक बेस्ट चीज़ बता देते हैं, बेस्ट तरीका बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, जिससे जो व्यक्ति होता है अपना समस्या का समाधान कर लेता है। तो ये हो गया इलेक्टिव, जो दोनों को मिश्रित हो, डायरेक्टिव का भी और इनडायरेक्टिव का भी। ठीक है, इसमें व्यक्ति डायरेक्टिव में क्या होता है कि व्यक्ति से भी मदद लिया जाता है उसको समस्याओं को दूर करने में और उससे सवाल भी पूछते हैं और उससे दूर भी करने में मदद करते हैं। ठीक है, जबकि ऑप्शन रखा जाता है सेकेंड वाला में नॉन डायरेक्टिव में और उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करके बताया जाता है उसको। ठीक है, जिससे उसका समस्या समाधान हो जाता है। ठीक है, और इलेक्टिव काउंसिल में दोनों का मिश्रित कर लिया जाता है और फिर जो है ये होता है। समझ गए? तो आपका यहाँ पे समाप्त होता है प्रकार, 3 प्रकार होता है, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव काउंसिल। ठीक है, अब काउंसलिंग का जो है सिद्धांत होता है, अच्छे अलग अलग जो है काउंसलिंग का सिद्धांत होता है। तो काउंसलिंग का सिद्धांत क्या है देख लीजिए। ठीक है, तो किसी भी काउंसलिंग को प्रभावी रूप से बनाने के लिए क्या क्या सिद्धांतों का, प्रिंसिपल का जो है पालन करना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे। पहला पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे कि परामर्श हेतु शांत एवं एकांत स्थान का चयन करें। बिल्कुल सही है, शांत वातावरण में ही काउंसलिंग किया जाता है किसी का। परामर्श ग्राह्य मतलब जो परामर्श प्राप्त करने वाला हो कि पूर्णतः आरामदायक स्थिति में आ जाने के बाद ही परामर्श की प्रक्रिया शुरू करें। मतलब जो परामर्श होगा और जो परामर्श के लिए आया है व्यक्ति वो बिल्कुल कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेगा, तभी जो है प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। ठीक है, तीसरा है परामर्शग्राही के विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका जानकारी गुप्त रखी जाएगी, उसकी समस्या का उपयुक्त समाधान किया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो चीज़ें है ये जो भी अपना काउंसलिंग करवाने आएगा, ठीक है, तो उसको ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि उसका जो भी सूचना है वो गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, इसे कोई जो है उसके सूचना में हेरफेर नहीं किया जाएगा, न रिवील किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, देखिएगा कि परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले परामर्शग्राही का परिचय लेकर उसके तनाव को दूर कर फिर मुख्य समस्या पर आना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है लिखेंगे प्रिंसिपल में कि जो भी परामर्शग्राही होगा, जो परामर्श के लिए आया होगा, उसको पहले जो है इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे, ताकि परिचय करके उसके जो भी टेंशन, उसके अंदर जो भी स्ट्रेस है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पाँचवा है परामर्श के दौरान सरल, स्पष्ट एवं समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब आप एक काउंसलर है तो जो है क्या करना चाहिए, आप एक नया काउंसलर के रूप में क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे भाषा का चयन करेंगे और ऐसे चीज़ों को बताएंगे जो बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सरल होगा, ताकि जो है उसे समझ में आए आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्श की प्रक्रिया के दौरान परामर्शग्राही की हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उससे बीच में टोका नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अब परामर्श की जब प्रक्रिया शुरू हो गया प्रोसेस, तो जो काउंसलर होगा वो जो भी व्यक्ति है उसके बातों को ध्यान से सुनेंगे, उसको बीच में जो है टोकेंगे नहीं, टोकने से उसका जो ध्यान होगा वो खत्म हो जाएगा, वो अपने समस्याओं को भूल सकता है और जो बताना चाहिए वो अपने अंदर की बातों को नहीं बता पाएगा। तो इसके लिए वो उसको जो भी बातें हैं पहले उसको बात जो बोला है उसको सुन ले और फिर जो है वो अपना एंड कर ले, तो फिर जो है अपना बोले। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट है, समझ गए।
चलिए 7वां पॉइंट है यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि परामर्शग्राही की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होने के बाद ही परामर्श की प्रक्रिया का समापन करना चाहिए। अंतिम निर्णय परामर्शग्राही पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिए अब जो भी प्रोसेस चल रहा परामर्श का, उसको जो है पूर्ण होने के बाद जो है पूर्ण रूप से समाधान हो जाए तो ही जो है परामर्श की प्रक्रिया का समापन करना चाहिए, बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और अंतिम जो परामर्शग्राही पर अंतिम जो डिसाइड निर्णय होगा, ठीक है, जो भी परामर्श के लिए व्यक्ति आया है, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर ही आया होगा अपने मन में, कोई समस्या ही लेकर। अब जब प्रोसेस एंड हो गया काउंसलिंग का, तो लास्ट में जो भी डिसाइड होगा कि वो अपने फैसला पर अडिग रहेगा या जो बताया गया है काउंसलर की तरफ से उस पर अमल करेगा, तो ये जो है निर्णय अंतिम रूप से वो जो व्यक्ति होगा उसके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होता है सिद्धांत। इस प्रकार से जो है आप काउंसलिंग कर सकते हैं इस सिद्धांत के बेस पर। समझ गए? तो ये 7 पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं बताता हूँ अच्छे परामर्शदाता की क्या क्या विशेषता होता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं बताता हूँ जिनको जिनको प्रिंसिपल अगर ध्यान में आ गया, प्रिंसिपल अगर जान लिए, तो वो जो है अच्छे परामर्शदाता की विशेषता भी लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी काउंसलिंग करने वाला हो, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जो भी व्यक्ति आया हो उसको बीच में काटना नहीं चाहिए, बातें को स्पष्ट बातें बोले। ठीक है, क्लियर बातें बोले। ठीक है, जो भी बातें हो वो क्या हो, गुप्त रखे। जो भी काउंसलिंग के लिए जो भी व्यक्ति आया हो उसके जो भी इन्फॉर्मेशन हो, उसके बातों को, इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखे। ये सब विशेषता होता है अच्छे परामर्शदाता का। समझ गए? अब इसका विशेषता क्या होता है, तो अच्छी संप्रेषण कला। जो अच्छे परामर्शदाता होते हैं, जो अच्छे काउंसलर, गुड काउंसलर होते हैं, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्ट होता है वो एक अच्छी संप्रेषण कला, मतलब उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल में क्या होना चाहिए कि बातें को सुनना भी एक स्किल ही होता है, और बातें को कंप्लीट सुनना चाहिए, और सुनकर जो है उसके ऊपर जो है उसके बातों को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। तो एक अच्छी संप्रेषण कला का ये निशानी होता है कि एक अच्छे काउंसलर के पास एक अच्छे संप्रेषण कला जरूर होगा, एक अच्छे कम्युनिकेशन जरूर होगा। जो भी व्यक्ति आएगा वो अपनी समस्या के साथ आएगा तो उसको समस्या के ध्यान से सुनेगा, और फिर जो है उसके अपनी संप्रेषण कला का जो है अति आवश्यक होता है कि व्यक्ति की समस्याओं को सुने और उसका जो है समाधान दे, और उसको बातों को जो है बेहतर ढंग से प्रस्तुत करे। तो ये जब भी कम्युनिकेशन किसी के अंदर नहीं होगा तो जो है अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ पाएगा और नहीं सुनेगा किसी बातें को। समझ गए? दूसरा पॉइंट है अच्छा श्रोता एवं धर। अब जो भी काउंसलर होगा उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल तो होगा ही, अच्छी कौशल तो होगा ही, साथ ही जो है अच्छा श्रोता मतलब अच्छा सुनने वाला और अच्छा धैर्यवान भी होगा। समझ गए? अब ऐसा नहीं हो कि काउंसलर हो और जो समस्या लेके आया है उससे ज़्यादा परेशान खुद हो जाए, उसके बातें को हम नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर काहे का काउंसलिंग? फिर तो आपको उसको समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो आप क्या उसको जवाब देंगे, क्या सोल्यूशन देंगे? तो ऐसे में एक अच्छा श्रोता और धैर्यवान होना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है, तभी जाके आप सामने वाले को समस्या को सुन पाएंगे अच्छे से, और उसके समस्याओं को धैर्यपूर्वक से प्रक्रिया के चीज़ के तहत जो है बता पाएंगे, डील कर पाएंगे। तो जो है दूसरा पॉइंट याद रखिए कि किसी भी गुड काउंसलर के लिए अच्छा श्रोता बनना और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, ये उसका विशेषता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है देखिएगा लचीलापन, सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी। समझ गए ना? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, मतलब जो भी परामर्श करता हो निर्णय लेने में परामर्श के समय लचीलापन होना चाहिए, जिससे समस्या समाधान में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके। परामर्शकर्ता को कभी भी अपने विचारों को परामर्शग्राही पर थोपना नहीं चाहिए। मतलब कहता है फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। मतलब जो भी काउंसलर हो उसको क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो अपने बातें को ज़बरदस्ती जो है मनवा लेगा सामने वाले से। आप काउंसलर हैं, आप उसको सलाह दे सकते हैं, आप उसको समस्याओं को सुन सकते हैं और बेटर ऑप्शन चूज करने के लिए सलाह दे सकते हैं। आप उसका जो है गार्जियन या आप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही है। ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुआ, ये हो गया कि अपने बातों को मनवाना, अपने बातों पर अडिग करवाना, तो ये गलत चीज़ें है। फ्लेक्सिबिलिटी होना का मतलब है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो निर्णय है उसको बदला जाए। ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो है होना चाहिए। एक परामर्शकर्ता को लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, अभी तक क्या देखे हैं? अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे व्यवहार, अच्छे धैर्य होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है,
श्रोता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रोत्साहन देने वाला। अब ठीक है, प्रोत्साहन देने वाला और समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि कोई भी काउंसलर को समस्या को समझने वाला होना चाहिए और प्रोत्साहन देने वाला, मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। अगर कोई काउंसलर किसी का समस्या सुनता है और वो चाहता है कि समस्या का सलूशन हो, तो उसके लिए उस सामने वाले को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसके समस्याओं को समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई में रियलिटी में ये समस्या है। अगर नहीं उसके समस्या को समझेंगे तो कौन समझेगा, क्योंकि वो आपके पास ही आया है और आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर काहे का काउंसलिंग। क्योंकि काउंसलिंग में ही तो जो है मोटिवेट किया जाता है, चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करवाया जाता है, बेहतर ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ आप ये ऑप्शन पकड़ सकते हैं और अपने काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। चलिए पांचवा देखिएगा, पांचवा है ज्ञानवान और तकनीकी रूप से मजबूत होना चाहिए। परामर्शकर्ता को अपने क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उससे नई तकनीकों से जुड़ा होना चाहिए ताकि वह समस्या को हल निकालने के लिए अधिक से अधिक विकल्प अपना सके। ठीक है, अब जो भी परामर्शकर्ता होगा, जो भी काउंसलर है, उसको जो है ज्ञानवान, नॉलेजफुल और टेक्निकी रूप से भी जो है स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो है ऑप्शन, अधिक से अधिक विकल्प जो है वो व्यक्ति के सामने रख सके, जिसमें से वो कोई एक कौन से जो है चूज सके। अगर आपके पास सीमित नॉलेज है, सीमित अगर आपके पास टेक्निक है, तो 2-4 ही होगा और उसी 2-4 में से देंगे उसको चूज करने के लिए। और जबकि वो 2-4 में से कोई चीज़ें नहीं चूज करता है तो उसका व्यर्थ चला जाएगा काउंसलिंग। तो यही चीज़ें है कि ज्ञानवान और तकनीकी रूप से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या समझ गए, बिल्कुल समझ गए कि जो भी काउंसलर है उसको जो है 5 पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, श्रोता और धैर्यवान हो। ठीक है, श्रोता और धैर्यवान हो, मतलब सुनने वाला हो और उसके अंदर धैर्य भी हो। ठीक है, वो जो है उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, उसके अंदर प्रोत्साहन देने वाला और समस्याओं का समझने वाला होना चाहिए, लचीलापन उसके अंदर होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद है ज्ञानवान और तकनीकी रूप से मजबूत होना चाहिए। तो ये सब काउंसलर का विशेषता है। 5 पॉइंट याद रखिए। मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ भी पॉइंट आ जाए पहले पॉइंट याद रखिए, उसके अंदर के मैटर को आप ऑटोमेटिक लिख देंगे। समझ गए। चलिए अब देखिए, परामर्शदाता के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में। ये पूछता है कि परामर्शदाता के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है। अब इतना सारा चीज़ जो आप देखें है ना, इसी से मिला के आप एक अपने आप को नर्स मान लीजिएगा। आपके सामने कोई व्यक्ति अपना समस्या लेकर आएगा, उसको आप कैसे डील कर पाएंगे, उसके समस्याओं को बैठकर कैसे सुलझाएंगे, कैसे उसको बातों को समझेंगे, कैसे सुनेंगे, आपका क्या बातें क्लियरिटी कितना होना चाहिए जो वो सामने वाला आपके चीज़ों को समझ सके। ठीक है, तो प्रिंसिपल से लेकर विशेषता से लेकर, समझ गए, ये सारे चीज़ों को जो लोग पढ़ लिए होंगे वो एज ए नर्स मानकर काउंसलिंग के बेटर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, परामर्श काउंसलर के रूप में नर्स का जो है वो क्या क्या भूमिका होता है, तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परामर्श के दौरान एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नर्स के लिए हमको पूछ रहा है कि नर्स के परामर्शदाता के रूप में क्या भूमिका होगा, तो हम नर्से के लिए ना लिखेंगे, तो वहाँ पे जितना भी प्रिंसिपल विशेषता लिखे हैं बस उसमें नर्स लगा कर यहाँ पे चीज़ों को लिख देंगे। जैसे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परामर्श के दौरान एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। क्या यह प्रिंसिपल वाला में नहीं था? तो ये जो है नर्स लिख दिए और परामर्श जो है एकांत स्थान में करना चाहिए। हो गया, समझ गए। परामर्श प्रक्रिया के दौरान जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को जो है परामर्शग्राही से खुलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या यह प्रिंसिपल में नहीं था? क्या ये विशेषता में नहीं था ना कि प्रोत्साहित करना और समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए? तो नर्स भी खुद यही करेगी, क्योंकि प्रोत्साहित करेगी और उसके समस्याओं को खुलकर सुनेगी और खुलकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। समझ गए। तो ये हो गया नर्स के लिए। समझ गए। चलिए बस देखिए, मैं सीधा बताया कि आपको एक नर्स सामुदायिक जितना भी अभी तक ऊपर देखे ना विशेषता देखे हैं, परामर्शकर्ता का विशेषता देखे हैं या परामर्श का सिद्धांत देखे हैं प्रिंसिपल, उसी को जो है एज ए नर्स लिखते जाना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उसी चीज़ को देख लीजिए यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, और मैटर सब वही सब है, प्रिंसिपल से ही उठाया गया है। समझ गए। बाकी मैं नहीं बताऊँगा, वीडियो बड़ा हो चुका है, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा याद। जो प्रिंसिपल कर लेंगे वो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में भी चीज़ों को लिख देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।